आप कौन हैं और मेरे घर में क्यों रह रही हैं? कांपती आवाज में उसने कहा, साहब, बस मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। ये कहानी है एक ऐसे करोड़पति की जो अपनी दिवंगत पत्नी की यादों से दूर भागने नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली में लौटता है। लेकिन वहां उसे एक ऐसा सच मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस सुनसान हवेली में एक बेसहारा विधवा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी, बिना किसी इजाजत के, बस हालात से मजबूर होकर। और फिर उस करोड़पति ने जो फैसला लिया, वही इस कहानी को इंसानियत की मिसाल बना देता है। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोपहर की तेज धूप में यशवर्धन सिंघानिया की काली एसयूवी कच्चे रास्तों से गुजरती हुई शांति कुटीर के मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुकी। गाड़ी के पीछे उड़ती धूल ने रास्ते को धुंधला कर दिया। इंजन की आवाज उस वीरान गांव की खामोशी को तोड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे यशवर्धन के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी पत्नी कविता का सपना थी, उनका सुकून, उनकी दुनिया। 5 साल पहले यशवर्धन ने यह हवेली कविता के लिए खरीदी थी। वो शहर की भागदौड़ से दूर यही एक सादा और शांत जीवन जीना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में कविता की मौत हो गई। उस दिन के बाद से ये हवेली यशवर्धन के लिए किसी मंदिर से कम नहीं रही। वो सिर्फ कविता की पुण्यतिथि पर यहां आता था, अकेले, खामोशी में। गाड़ी से उतरते ही उसने गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि ये जगह उसके भारी मन को थोड़ा सुकून देगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी, वो चौंक गया। ये सब क्या है? जिस लोहे के गेट को वो जंग लगा और बदरंग छोड़ गया था, वो अब मोरपंखी नीले रंग में चमक रहा था। वही रंग जो कविता को सबसे ज्यादा पसंद था। आंगन में जहां कभी झाड़ियां और खरपतवार उगे रहते थे, वहां अब हरी घास कटीस्वरी थी और गेंदे के फूल खिले थे। खिड़कियां साफ थी, जैसे किसी ने रोज उन्हें पोंछा हो। यशवर्धन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या कोई बिना इजाजत उसके इस पवित्र स्थान में रह रहा था? गुस्से और जिज्ञासा के साथ उसने गेट को धक्का दिया। हैरानी की बात यह थी कि भारी गेट बिना किसी आवाज के खुल गया, मानो हाल ही में उसमें तेल डाला गया हो। अंदर कदम रखते ही उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, इतनी सजीव, इतनी सच्ची कि उसे एक पल के लिए लगा शायद वो सपना देख रहा है। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और खुले दरवाजे पर आकर रुक गया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दीवान खाने में हमेशा सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी धड़क रही थी। एक छोटी बच्ची, मीरा, हाथ में पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी और फर्श पर बिछे कालीन पर एक नन्हा बच्चा मासूमियत से खेल रहा था। आरव घुटनों के बल फर्श पर सरक रहा था। पास ही सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला, पूजा, धुले हुए कपड़ों की तह लगाकर सलीके से रख रही थी। कमरे में अब बासीपन नहीं था। वहां ताजा बने खाने और अगरबत्ती की हल्की, सुकून देने वाली खुशबू फैली हुई थी। तभी यशवर्धन के जूतों की आहट सुनाई दी। पूजा ने चौंक कर सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखों में राहत झलकी, लेकिन यशवर्धन को देखते ही वही राहत गहरे डर में बदल गई। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी छूट गई और सफेद कपड़े फर्श पर फैल गए। आप कौन हैं? यशवर्धन की आवाज सख्त थी, मानो वो अपने भीतर के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। और आप मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही हैं? पूजा का चेहरा फक पड़ गया। वो कांपते हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझा दूंगी। यशवर्धन का गुस्सा अब उबाल पर था। वो यहां शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों के साथ अकेले रहने।
लेकिन किसी अजनबी ने जैसे उनकी पूरी दुनिया में दखल दे दिया था। क्या समझाएंगी आप? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। यह सीधा सीधा अवैध घुसपैठ है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी पुलिस बुलानी होगी। पुलिस शब्द सुनते ही मीरा दौड़कर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप गई। नन्हा आरव जोर जोर से रोने लगा। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जिंदगी ने उसे पहले ही कई बार तोड़ दिया हो। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, वो गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक मां की पूरी बेबसी थी। मेरे पति चल बसे, काम छूट गया। मकान मालिक ने बारिश में हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। ये हवेली सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक कोई और छत मिल जाए। उसकी बातें यशवर्धन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनका दिल अभी भी सख्त बना हुआ था। तभी अपनी मां के पीछे से झांकती नन्ही मीरा ने धीमे से पूछा, मां, क्या हम फिर से पुल के नीचे सोने वाले हैं? फिर से? इस एक शब्द ने यशवर्धन के दिल पर गहरी चोट कर दी। अचानक उनकी आंखों के सामने कविता का चेहरा उभर आया। कविता, जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं, इंसानों से बनता है, और जो किसी बेसहारा को कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। यशवर्धन ने मुट्ठियां भींच ली और एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ पिघल चुका था, हालांकि दर्द अब भी मौजूद था। तुम जानती हो कि यह अपराध है, पूजा, उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। जानती हूं साहब, पूजा बोली, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और ठंड ने मुझे अपराधी बना दिया। बस 10 दिन दे दीजिए, हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहां हैं। यशवर्धन की नजर एक पल के लिए नीले रंग के गेट पर गई, फिर साफ सुथरे कमरे पर, और अंत में उस बेबस मां पर। इस घर में पहली बार उदासी के बजाय जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने एक गहरी, भारी सांस ली। ठीक है, यशवर्धन ने कठोर लेकिन अंतिम फैसला सुनाया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, लेकिन एक शर्त है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नजरों से दूर रहोगे। मैं यहां अपनी पत्नी की यादों के लिए आया हूं। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। पूजा की आंखों में राहत छलक आई। उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको जरा भी परेशान नहीं करेंगे। ये एक अजीब समझौता था। एक करोड़पति जो यादों में अकेलापन ढूंढ रहा था, और एक बेघर परिवार जिसे बस सिर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। यशवर्धन नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला उनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा, लेकिन उस पल शांति कुटीर की दीवारों ने मानो राहत की सांस ली। और तभी हवेली का दरवाजा अचानक जोरदार आवाज के साथ खुला। एक ऐसा पल जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि यशवर्धन और पूजा दोनों चौंक गए। जो थोड़ी देर पहले बना सुकून का माहौल था, वो पल भर में टूट गया। दरवाजे पर शांति कुटीर का वर्षों पुराना चौकीदार रघुवीर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल पड़ा था। उसके पीछे गांव का एक जवान लड़का भी था, जो शक भरी नजरों से अंदर झांक रहा था। साहब, रघुवीर ने बैठक में कदम रखते ही ऊंची आवाज में कहा। उसके लहजे में नाराजगी भी थी, और उस अधिकार के छिन जाने की जलन भी, जिसे वो सालों से अपना समझ बैठा था। ये सब क्या चल रहा है? उसने पूजा और बच्चों की ओर इशारा किया। मैंने इस औरत को साफ साफ कहा था कि हवेली मालिक की है, बाहर रहने को कहा था। मैंने चेतावनी दी थी, फिर भी इसने मेरी चाबियां चुराकर या ताला तोड़कर। पूजा ने अपने बेटे आरव को और कसकर सीने से लगा लिया। मीरा को